नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। ये टॉपिक आपकी परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर के प्रश्नों में भी कई बार किसी रस की परिभाषा और उदाहरण पूछ ली जाती है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा हम जल्दी इस टॉपिक को देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए बच्चों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रस। बच्चों, नींबू निचोड़ने पर क्या निकलता है? नींबू का रस निकलता है। और गन्ने को निचोड़ने पर गन्ने का मीठा रस निकलता है। इसी प्रकार से कभी आपने ये देखा है कि जब आप कोई चुटकुला पढ़ते हो या सुनते हो तो हंसने लगते हो। अगर आप कोई दर्द भरा गीत सुनते हो और आपका मन खराब हो तो वो गीत कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप कभी कभी भक्ति के गीत सुनते हो, कोई भजन सुनते हो तो कभी वो भी अच्छा लगता है। या कोई रोमांटिक गाना सुनते हो तो वो भी सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा कैसे होता है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चों, रस को आनंद का पर्याय माना गया है। साहित्य में रस से तात्पर्य आनंद से है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है कि काव्य की आत्मा क्या है? रस। तो रस का आशय बच्चों, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं या उस काव्य देखते हैं तो उस अभिनय से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि काव्य का आनंद ही रस है। आपने देखा होगा कई बार रामचरितमानस में सीताहरण का पाठ करते करते लोग रोने लगते हैं, है ना। तो जब हम किसी कविता को पढ़कर मुस्कुराने लगें तो वो हंसना उस कविता का रस है। जब हम किसी कविता को पढ़कर दुखी हो जाएं तो उसका रस उस शोक से डूबा हुआ है। जब हम किसी कविता को पढ़कर प्रेम में खो जाएं तो उस कविता का रस आनंद प्रेम है। तो समझे बच्चों, काव्य में पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। समझे बच्चों। तो रस का अर्थ हुआ किसी साहित्य का से मिलने वाला आनंद। आनंद का मतलब खुशी ही नहीं है। आनंद का मतलब कवि ने जो लिखा है वो आपकी आत्मा तक पहुंच जाए या आप उसके भाव को ग्रहण इतना कर लें कि आप उस साहित्य में खो जाएं। चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो खुशी की बात हो, प्रेम की बात हो या क्रोध की बात हो। जैसे कि अपन पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो जब हम इस कविता की लाइनों को पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ उत्साह भर जाता है। हम देश प्रेम की भावों से भर उठते हैं, है ना। हम रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर गर्व करने लगते हैं। तो इस कविता का आनंद है वीरता का आनंद है इसका। तो बच्चों, रस का अर्थ हुआ साहित्य का आनंद, साहित्य से प्राप्त, काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद। समझे बच्चों। इसकी परिभाषा क्या है? जब स्थायी भाव का संयोग, समझना, स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से होता है तो रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इसमें 4 चीजें आई हैं बच्चों: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं रस के अंग। और ये परिभाषा किसने दी है? भरत मुनि ने। ये परिभाषा ओटी में आती है और पूछा जाता है यह कथन किसका है। तो यहां ध्यान रखना है कि यह भरत मुनि का कथन है। तो बच्चों, इस परिभाषा के आधार पर रस के अंग होते हैं 4 अंग। 2 हाथ 2 पैर। हमारे हाथ और पैर होते हैं ना, ऐसे ही रस के भी 4 अंग हैं। ध्यान रखना, मैं अंग बता रही हूं। भेद में और अंग में अंतर है। रस के भेद हैं 10 या प्रकार हैं 10 और अंग हैं 4। बच्चे अक्सर विकल्प में ये गलती कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रस के अंग हैं 4। नंबर पहला कौन सा है? स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी का अर्थ होता है परमानेंट। जो भावनाएं हमारे हृदय में परमानेंट रहती हैं, स्थायी रूप से रहती हैं। अच्छा, कैसे? बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि आप एकदम किसी बात को सुनकर कैसे हंस जाते हैं? क्योंकि बात का आनंद हंसी था, उसकी वजह से आपको हंसी आ गई। पर ये हंसी आई कहां से? ये आपके हृदय में विद्यमान थी, सोई हुई थी।
हंसने का भाव सोया हुआ था। जैसे ही आपने बात सुनी आप खिलखिलाकर हंस पड़े, तो वो हंसी का जो भाव हुआ वो आपके अंदर से ही प्रकट हुआ। ऐसे ही किसी की विदा को देखकर रोने लगना, तो भाई रोना कहाँ से आ गया? क्योंकि रोने का भाव भी आपके हृदय में सोया पड़ा था कहीं। जब आपने वो दृश्य देखा या आपने वैसी कविता पढ़ी तो आपका वो भाव जागृत हो गया। तो इस प्रकार से स्थायी भाव ऐसे भाव हैं जो हृदय में सदा स्थायी रूप से निवास करते हैं। ये ओटी का प्रश्न है। जो भाव सदा स्थायी रूप से निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्थायी को देखकर पढ़ लेना, स्थायी भाव। समझे बच्चों? स्थायी भाव की संख्या है 10। जैसे 10 रस हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, नंबर 2 पर है विभाव। नंबर 2 भेद है विभाव। विभाव का अर्थ होता है स्थायी भाव को पैदा करने वाले कारक। जिन कारणों से स्थायी भाव पैदा हो जाता है वो होता है विभाव। जैसे कि चुटकुला पढ़कर हंसी आ जाना, तो चुटकुला क्या था? विभाव हो गया, क्योंकि उसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। विभाव के 2 भेद हैं। नंबर 1 है आलंबन और नंबर 2 है उद्दीपन। आलंबन क्या है? आलंबन मतलब जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, यानी कि चुटकुला। चुटकुले के प्रति आपका स्थायी भाव हंसी आ गई आपको, तो आलंबन क्या है? जिसके प्रति, देखो बच्चों प्रति पर ध्यान देना, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे कहते हैं आलंबन। आलंबन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। आश्रय, नंबर 1 आश्रय। आश्रय मतलब जिसके मन में भाव जागृत हो, यानी कि हंसा कौन? तुम हंसे तो तुम हुए आश्रय। और नंबर 2 हुआ विषय, जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो, यानी कि वो चुटकुला जो आपने पढ़ा और आपके मन में हंसी आ गई। तो आश्रय हुए आप, और विषय का मतलब जिसको देखकर आपके मन में हंसी का भाव पैदा हो गया। तो आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव पैदा होता है। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीप्त यानी होता है बढ़ाने वाला। उद्दीपन भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाला कारक है ना। जो भावों को बढ़ाने का काम करते हैं, पुष्ट करते हैं, उनको मजबूती देते हैं, उनको हम उद्दीपन कहते हैं। रस का तीसरा अंग है बच्चों अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं या गतिविधियां। जैसे आपने चुटकुला पढ़ा तो चुटकुला तो हो गया विभाव। अब स्थायी भाव जागृत हुआ कि आपको हंसी आ गई, लेकिन हंसी कैसे आई? आपके दांत खिलखिलाकर हंस पड़े, आपके दांत निकल आए, आप ठहाके मारकर हंसने लगे या आप ताली बजाने लगे। तो ये जिस शारीरिक गतिविधियां आपने की इनको अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए शरीर की जो गतिविधियां होती हैं वो भाव अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कि रोने का भाव प्रकट होता है आंखों के आंसू बहने से, तो जो आंसू बहने लगे है ना, या आप फपक फपक के रोने लगे, तो वो क्या है? अनुभाव, शारीरिक गतिविधियां यानी अनुभाव। चौथा अंग है संचारी भाव। संचार आने जाने का माध्यम है ना, आने जाने का माध्यम। आश्रय के चित्त में उत्पन्न अस्थिर मनोविकार, इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। अस्थिर मनोविकार, अस्थिर मीन्स, स्थिर मीन्स स्थायी और अस्थिर मीन्स आने जाने वाले। मनोविकार ये क्षण में आते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं, पानी के बुलबुले के समान। पानी के बुलबुले के समान आते हैं और गायब हो जाते हैं, इनको हम संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। ओटी में पूछा जाएगा आश्रय के चित्त में उत्पन्न अस्थिर मनोविकार जहां आ जाए वहां संचारी भाव लगाना है। दूसरा प्रश्न बनता है संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखें व्यभिचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है। बच्चों अभी ये बात हो रही थी रस के अंगों की, है ना। अब रस के भेद यानी कि प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं और 10 प्रकार के रसों के 10 स्थायी भाव होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीभत्स, भयानक, अद्भुत, वीर, शांत और वात्सल्य।
और इसी के स्थायी भाव हैं श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विवत्स का घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद और वत्सल्य का वत्सल। तो बच्चों, इस तरीके से ये मैंने छोटे रूप में आपको रस के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको रस के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। रस के संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुनः उस वीडियो पर जाएं। उस वीडियो में मैंने 20-22 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं। उन प्रश्नों से निकलकर कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। आप इसे देखें और साथ में उस वीडियो को देखें तो आपके रस के चैप्टर में से 4 नंबर आपको 100% मिलेंगे। मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे बेल आइकन पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।